मुझे कॉफी चाहिए विद एक्स्ट्रा शुगर। जिस पर मीरा बोली उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला लाऊं, उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। मीरा के मुंह से जहर का सुनकर सोम सकपका गया, फिर जल्दी से बोला नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब कॉफी चाहिए। इसके बाद मीरा सोम को एक बार घूरकर देखने के बाद चली गई। मीरा के जाते ही सोम ने अपने सीने पर हाथ रख चैन की सांस ली और खुद से बोला हो बच गया, कहकर सोम फिर से अपने काम में लग गया। मीरा कॉफी बनाते हुए सोम को कोस रही थी। बड़े आए अपने आप को समझते क्या है, बेबी एक बार पता चल जाए इनकी बेबी के बारे में दोनों को साथ में ना धोया तो हमारा नाम भी मीरा नहीं। मीरा कॉफी बनाते हुए खुद से बड़बड़ रही थी। वहीं अपने केबिन में बैठा सोम हिचकियां ले लेकर परेशान था। अब तब उसने 2 गिलास पानी भी पी लिया लेकिन उसकी हिचकी बंद नहीं हो रही थी। सोम खुद से बोला पता नहीं कौन कमबख्त मुझे गालियां दे रहा है। अब बेचारे सोम की क्या पति की उनकी प्यारी बीवी ही उनकी तारीफ कर रही थी। आकाश के केबिन में आकाश गुस्से में बैठा फाइल पढ़ रहा था। उसके सामने मैनेजिंग डिपार्टमेंट का हेड खड़ा था, जो डर के मारे काम कर रहा था। आकाश ने फाइल को मयंक मैनेजिंग डिपार्टमेंट का हेड के सामने गुस्से में फेंकते हुए कहा क्या है ये सब का सब कचरा है और इसे तुम हमारे क्लाइंट को दिखाने के लिए कह रहे हो। आकाश इस वक्त किसी शैतान की तरह लग रहा था। सामने खड़े मयंक तो सांस लेने में भी डर रहा था। इस डरते हुए कहा वो बॉस। इससे आगे मयंक कुछ बोलता आकाश गुस्से में बोला निकल जाओ यहाँ से, और शाम तक मुझे दूसरा प्रोजेक्ट चाहिए समझे। मयंक हकलाते हुए बोला यस यस बॉस। आकाश मयंक को घूर कर बोला तो अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, दफा हो। आकाश की बात खत्म ही हुई थी कि मयंक वहां से आई गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। मयंक आकाश के केबिन से बाहर निकलकर चैन के सांस लेता है। मयंक खुद से बोला ना जाने आज इस शैतान को क्या हो गया है, सबको खाने के पीछे पड़ा है। अब तो मैं पूरे 2 दिन तक इसके सामने नहीं जाने वाला। दूसरी ओर आदि के केबिन में आदि रूही को इग्नोर कर लैपटॉप में काम कर रहा था। रूही अपने चेयर पर बैठी आदि को देख रही थी। आदि ने सुबह से रूही से बात नहीं की थी। रूही आदि को देखते हुए खुद से बोली इन्हें अचानक से क्या हुआ, जो सुबह से मुंह फुलाकर घूम रहे हैं। रूही अभी सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। रूही ने जिसे ही कॉलर एड में अभय का नाम देखा उसकी आंखें चमक उठी। रूही ने फौरन से कॉल उठाया और चहकते हुए बोली हाँ हैंडसम बोलो। रूही के मुंह से किसी के लिए हैंडसम सुन आदि की लैपटॉप पर चल रही उंगलियां रुक गई। आदि एक चोर नजरों से रूही को देखा जो कि फोन पर किसी से बात कर रही थी। रूही को हंस हंसकर किसी से बात करते देख आदि को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आदि अपनी चेयर से उठा और रूही के पास जा उसके हाथ से उसका फोन छीनकर उसे सोफे पर फेंकते हुए कहा काम के टाइम मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। आदि को रूड तरीके से बात करते देख रूही का कह खुला रह गया। रूही को हैरानी भरे भाव से आदि को देख रही थी। तभी आदि की आवाज से उसका ध्यान टूटा। आदि गुस्से में रूही से बोला अब अगर काम के टाइम मुझे डिस्टर्ब किया तो आई विल टू पनिश यू। आदि को बिना किसी बात के खुद पर गुस्सा करते देख अब रूही को भी उस पर गुस्सा आ रहा था। रूही आदि की आंखों में देखते हुए बोली आपको हो क्या गया है, मैं सुबह से देख रही हूँ फूले फूले घूम रहे हो। मुझे कुछ नहीं हुआ आदि ने रूखे मन से कहा और बोदरा से अपनी सीट पर बैठने के लिए जाने लगा। रूही आदि के पीछे आए और उसके सामने खड़ी होकर बोली मुझसे झूठ बोलना बंद करिए, क्या हुआ है आपको। रूही के बार बार फोर्स करने पर आदि का गुस्सा जो उसके अंदर दब गया था वो बाहर निकल आया।
आदि रूही की बाह को कसके पकड़ते हुए बोला, क्या बताऊं, हाँ क्या बताऊं, तुम्हें अपने सिवा कुछ भी नहीं दिखता। रूही नासमझी से आदि को देख रही थी। रूही को शांत देख आदि की पकड़ उसके बाजुओं पर कस गई, जिससे रूही की आंखों में आंसू आ गए। रूही आदि की आंखों में देखते हुए बोली, आदि छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है। लेकिन आदि को अपने गुस्से में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसे बस रूही और अभय के साथ के सीन याद आ रहे थे। रूही कुछ कहती उससे पहले ही आदि रूही के गुलाबी होठों को अपने होठों से ब्लॉक करके उसे किस करने लगा। आदि उसे रुडली किस कर रहा था। रूही खुद को आदि से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदि की पकड़ से वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। आखिर में हार मानकर रूही ने आदि को खुद को किस करने दिया। आदि रूही को किस करने के साथ साथ उसके लिप्स को बाइट कर रहा था, जिससे रूही के मुंह से आह निकल गई। 20 मिनट तक लंबी किस के बाद जब आदि को एहसास हुआ कि रूही सांस नहीं ले पा रही, तब जाकर आदि उससे दूर हुआ। आदि के छोड़े ही रूही लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। तभी आदि की नजर रूही के होठों पर गई, जिनमें खून लगा हुआ था। आदि की रूड किस की वजह से रूही के होठ के किनारे से खून निकलने लगा, जिसे देखते ही आदि का गुस्सा मानो गायब हो गया। आदि रूही के होठ पर लगे खून को अपने अंगूठे से साफ करता है, जिसके ऐसा करते ही रूही के मुंह से आह निकल गई। रूही गुस्से में आदि को देखकर कहती है, हो गया आपका, निकाल लिया अपना गुस्सा, या अभी भी और कुछ बचा है। रूही की बात सुन आदि ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। वो रूही से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। रूही गुस्से में आदि को देखकर बोली, आप सारे मर्द एक जैसे होते हो, जब बातों से नहीं जीत पाते तो अपनी। रूही इतना ही कह पाई थी कि आदि ने उसके मुंह पर हाथ रख उसे आगे नहीं बोलने दिया। आदि रूही से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, वो मैं गुस्से था। रूही ने गुस्से में आदि का हाथ अपने मुंह से झटका, फिर बोली, अच्छा गुस्सा तो क्या, गुस्से आप कुछ भी करोगे? हाँ, चाहे सामने वाले की मर्जी हो या ना हो। आदि कुछ नहीं बोला, चुपचाप रूही की बात सुनता रहा। रूही आगे बोली, और गुस्सा है किस बात का आप में? क्या मैंने आपको चीट किया, या फिर आपके पीठ पीछे किसी से मिली, या फिर कुछ और? आदि बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं बस क्या। हाँ, आदि की बात खत्म होने से पहले ही रूही चिल्लाकर बोली। रूही को इतने गुस्से में देख आदि हैरान था। उसे समझ नहीं आया वो अब रूही को कैसे मनाए। वैसे तो रूही पहले भी उससे गुस्सा थी, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन आज रूही की बात सुन आदि भी हैरान था। रूही गुस्से में बोली, बताए, और क्या क्या अभी भी कुछ बाकी है? आदि कुछ नहीं बोला तो रूही गुस्से में वहां से जाने लगी। रूही अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि आदि ने उसे पीछे से पकड़कर जोर से हग कर लिया। आदि रूही को हग किए हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूं? नहीं देख सकता मैं तुम्हें किसी और के साथ किसी से बातें करते देख। तुम्हें किसी और की तारीफ करते देख मुझे जलन होती है। और जब तुम उस अभय से बात करती हो। अभय आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रूही आदि के मुंह से अभय का नाम सुनते ही पीछे पलटी और बोली, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? रूही आगे बोली, अभय बस मेरा दोस्त है और हम बचपन से साथ रहे हैं। आदि बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं तुम्हें किसी और के क्लोज होते नहीं देख सकता, खासकर उस अभय के। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब से वो आया है तभी से तुम भाभी और साक्षी तो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे हम तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं। तुम्हें पता भी इन सब में हम भाई कितना हट हुए। और वो जा रहा था लेकिन तुम लोगों ने उसे जाने भी नहीं दिया। और एक बार भी इस बारे में हमसे पूछा तक नहीं। आदि की बात सुन रूही हैरान थी।
रूही अपने मन में बोली, ये सुबह से मुझसे इसलिए नाराज था क्योंकि हमने अभय को जाने से रोका। सीरियसली, मतलब से पागल हो गए हैं क्या? रूही अभय से बोली, हमसे आपका क्या मतलब और कौन नाराज है? आदि अपना सा मुंह बनाकर बोला, आकाश, अमन, सोम और कौन? जिसे सुनते ही रूही शॉक होकर बोली, व्हाट, आप सब इसी वजह से अभय से बात नहीं करते थे? क्योंकि आपको लगता था कि वो हमें इतना बोलकर रूही चुप हो गई। रूही की बात को समझते हुए आदि बोला, और नहीं तो क्या तुम सब ऐसे बातें कर रहे थे कि कोई भी यही सोचेगा कि वो तुम्हें पसंद करता है? रूही आदि को अजीब नजरों से देखते हुए अपने मन में बोली, ये और जीजू सभी पागल है क्या? अरे एक का समझ आता है सब। आदि की बचकानी बात सुन रूही ने लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल किया। रूही आदि से बोली, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभय मुझे पसंद करता है? और ठीक है, अगर वो मुझे पसंद करता है तो लेकिन इसमें जीजू उससे क्यों जलते हैं? रूही की बात सुन आदि शांत रहा। आदि को कुछ न बोलते देख रूही बोली, आप ये मत कहना कि वो सब भी आपके जैसे सोचते हैं। और अगर वो ऐसा सोचते हैं तो सब के सब एक नंबर के गधे और पागल है। रूही के मुंह से अपने और अपने भाई जैसे प्यारे दोस्तों के लिए गधे और पागल सुन आदि रूही को अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा। लेकिन रूही को तो जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आदि को खुद को घूरते देख रूही भी आदि को उसी की स्टाइल में घूरने लगी और बोली, ऐसे क्या घूर रहे हैं? मैं सही कह रही हूँ। अरे अभय और हम सभी बचपन के दोस्त हैं, और तो और मैंने और साक्षी ने तो अभय को राखी भी बांधी है। और इस रिश्ते से वो हमारा भाई हुआ और तुम हम भाई बहन के रिश्ते पर शक कर रहे हो। ऑडियो बाय साकिल JX07। रूही के मुंह से अपने और अपने भाई जैसे प्यारे दोस्तों के लिए गधे और पागल सुन आदि रूही को अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा। लेकिन रूही को तो जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आदि को खुद को घूरते देख रूही भी आदि को उसी की स्टाइल में घूरने लगी और बोली, ऐसे क्या घूर रहे हैं? मैं सही कह रही हूँ। अरे अभय और हम सभी बचपन के दोस्त हैं, और तो और मैंने और साक्षी ने तो अभय को राखी भी बांधी है। और इस रिश्ते से वो हमारा भाई हुआ और तुम हम भाई बहन के रिश्ते पर शक कर रहे हो। रूही की बात का आदि के पास कोई जवाब नहीं था। आदि तो बस अपने मन ही मन खुद को कोस रहा था कि उसने रूही को आखिर छेड़ा ही क्यों। अब उसके अंदर का शैतान जाग चुका था जो आज आदि की बैंड बजाएगा। आदि चुपचाप रूही की बातें सुन रहा था। तभी उसने रूही के मुंह से रखी वाली बात सुनी, जिसे सुन आदि बोला, हाँ तो तुमने और साक्षी ने उसे राखी बांधा है, वाणी भाभी ने नहीं। इस कारण वो तुम दोनों का भाई हुआ, ना कि वाणी भाभी का। आदि की बात सुन रूही ने अपना सर पीट लिया और बोली, आते मेरे डफर पति वाणी और अभय दोनों ही बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आदि कुछ नहीं बोला। रूही आदि को देखते हुए बोली, तुमने मेरे सामने तो ऐसी बातें कर दी, पर अगर गलती से वाणी या फिर साक्षी और अभय के सामने ऐसी बातें की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अब तो मैं और अभय से बात करूंगी, वो भी चिपक चिपक कर। कहकर ने आदि को ऐसे देखा जैसे उसके सारे बाल नोच लेगी। मैं भी देखती हूँ कौन क्या करता है। रूही को आदि के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी आदि का सर फोड़ देती, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती थी। गुस्से में रूही ने आदि के पैर पर जोर से अपना पैर मारा और बोली, अब मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, शकी इंसान। इतना कहकर रूही आदि के केबिन से चली गई। आदि अपना पैर पकड़े एक टांग से उछल रहा था। रूही ने अपनी हील की नोक से जो मारा था। आदि अपना पैर पकड़े सोफे पर बैठ गया। उसने अपने पैर को पकड़ रखा था। आदि अपना पैर पकड़े हुए बोला, ये इतने गुस्से में यहाँ से निकली है, अब पता नहीं किसकी शामत आएगी।
आदि तुझे भी क्या जरूरत थी उससे ऐसा कहने की, एक बार शांति से उससे बात कर लेता, लेकिन नहीं, तुझे तो अपने मन की चलानी है। ले अब हो गई फिर से नाराज। वैसे ही पहले से गुस्सा थी, अब पता नहीं और कितने दिनों तक मुझसे गुस्सा रहने वाली है। आदि अकेले ही अपने दुखड़ा रोए जा रहा था। आदि खुद से बोला, मन तो करता है सारी मोहमाया त्याग कर हिमालय चला जाऊं, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाता हूँ कि मेरे बाद उसका क्या होगा। दूसरी ओर रूही आदि के केबिन से गुस्से से निकली। रूही अपने मन में सोच रही थी। फ्लैशबैक। वाणी, रूही, साक्षी और मीरा चारों बैठी हुई थी। कमरे का माहौल गर्म था। रूही और मीरा वाणी को देखकर डर रही थी, क्योंकि इस वक्त वाणी किसी डेविल की तरह उनके सामने बैठी थी। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वाणी को ऐसे देख रूही ने धीमे से साक्षी से पूछा, आज वाणी देवी जी को क्या हुआ है? ये दुर्गा माता क्यों बनी है? साक्षी वाणी को देखते रूही से धीमे से बोली, मुझे क्या पता? क्या मैं फॉर्चून टेलर हूँ जिसे पहले से सब पता होगा? रूही साक्षी की बात सुन चिढ़ गई। फिर वाणी की तरफ देखते हुए बोली, वानु, तूने हम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है? वाणी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, चांद की वजह से। वाणी की बात सुन सभी नासमझी से वाणी को देखने लगी। तभी साक्षी वाणी से बोली, अभय ने क्या किया है? वाणी चुप रही, जिसे देख रूही की आंखें बड़ी हो गई। वो क्यूरियस वाणी से बोली, कहीं अभय ने तुझे? हाँ, वाणी बोली, जिसे सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रूही शौक के मारे खड़े होकर बोली, इसलिए वो यहाँ से जाने की बात कर रहा था? हाँ, वाणी बोली। वाणी सोचते हुए आगे बोली, वो यहाँ से इसलिए जाना चाहता है ताकि उसे मुझसे सामना न करना पड़े। साक्षी जो शांत बैठी थी बोली, तो फिर तुमने उसे जाने से रोका क्यों? वाणी शांत आवाज में बोली, नित्या के लिए। जिस पर रूही सवालिया नजरों से वाणी को देखती है। रूही बोली, अब इसमें नित्या बीच में कहाँ से आई? वाणी रूही को एक नजर देखने के बाद बोली, शी लव्स अभय। जिसे सुनते ही रूही चौंक कर बोली, क्या? कब? कैसे? और हमें इस बारे में कैसे नहीं पता? रूही के सवाल सुन साक्षी इरिटेड होकर बोली, ओए, ओवर एक्टिंग करना बंद कर। जिसे सुन रूही का मुंह बन गया। साक्षी वाणी से बोली, तुम बताओ वानु, हम सुन रहे हैं। जिसके बाद वाणी ने नित्या और अभय के बारे में उन्हें सब बता दिया। जिसे सुन सब शॉक्ड थी, क्योंकि नित्या ने कभी इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था। रूही अपने सर पर हाथ रख बोली, ओ तेरी की नित्या की बच्ची तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। मतलब बचपन से हमारे अभय को प्यार करती रही और इसकी भनक हमें तो क्या किसी को भी नहीं लगी। वाणी बोली, नित्या को पता था अभय मुझे पसंद करता है, इसलिए उसने कभी अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बताई। पर अब तो उसे घनचक्कर को बताना चाहिए। साक्षी बोली। जिस पर वाणी बोली, हम सब जानते हैं वो ऐसा नहीं करेगी। और जब तक वो चांद को अपनी फीलिंग नहीं बताएगी उसे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अब हमें ही उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। रूही बोली, हाँ, वरना तो वो दोनों कुंवारे ही मर जाएंगे। और मैं कभी बुआ नहीं बन पाऊंगी। उसके बाद तीनों मिलकर अभय और नित्या को एक करने का प्लान बनाती है। जिसके बाद तीनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वाणी बोली, इसमें हमें रौनक और आकाश जी के साथ बाकियों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। फिर तीनों वहां से निकल गई। प्रेजेंट टाइम ऑफिस में रूही ये सब सोचते हुए जा रही थी कि तभी वो अपने सामने से आ रहे शख्स से टकरा गई। टकराने की वजह से रूही नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। डर के मारे रूही की आंखें बंद थी। जब उसे एहसास हुआ कि वह नीचे नहीं गिरी, उसने धीमे से अपनी एक आंख खोली जहां उसे हैंडसम चेहरा दिखा। जिसे देख रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
अपने सामने खड़े आदमी को देख रूही जोर से चिल्लाई, तुम? और झटके से खड़ी होकर सामने खड़े आदमी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अगर तुम्हें यहाँ आना ही था तो कम से कम मुझे एक बार कॉल करके बता तो देते। रूही की बातें सुन आदमी बोला, वो मेरी मिस्टर आकाश के साथ मीटिंग थी इसलिए आया था। रूही गुस्सा होकर बोली, हाँ तो अगर मुझे बताकर आते तो क्या मैं तुम्हें आने से मना कर देती? हाँ बताओ। रूही को हाइपर होते देख आदमी बोला, मेरी माँ गलती हो गई मुझसे जो मैं यहाँ बिना बताया आ गया। कहकर उसने रूही के सामने अपने हाथ जोड़ लिए, जिसे देख पहले तो रूही का मुंह फूला रहा लेकिन फिर वो हंसने लगी। हा हा हा। रूही को हंसते देख आदमी सीधे खड़े होते हुए बोला, मैंने कोई जोक मारा जो तुम हंस रही हो? रूही अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तो ये सोचकर हंस रही थी। दी अभय राणा मेरा जैसे छोटी लड़की के सामने हाथ जोड़ रहा है। अगर किसी ने ये देख लिया ना तो वो तो सदमे में बेहोश ही हो जाएगा। अभय ने रूही को घूर कर देखा तो रूही बोली, अरे तुम तो फ्री में गुस्सा हो रहे हो, मैं बस मजाक कर रही थी। तभी अभय बोला, मिस्टर आकाश का सेबन कहाँ है? जिस पर रूही बोली, क्या यार मिस्टर आकाश लगा रखा है। जीजू बोलो जीजू। रूही के इतना बोलते ही अभय थोड़े गुस्से में बोला, ही इज नॉट माई ब्रदर इन लॉ। अभय को गुस्से में देख रूही को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो फ्लो में क्या बोल गई। अभय का लाल चेहरा देख रूही जल्दी से बात को पलटते हुए बोली, उनका सेबन लेफ्ट कॉर्नर के जस्ट बगल में है। चलो मैं तुम्हें ले चलूं। इतना कह रूही अभय के साथ जाने लगी, लेकिन अभय ने रूही का हाथ पकड़ उसे रोक दिया। अभय रूही से बोला, मैं अकेला वहां चला जाऊंगा। कहकर बिना रूही की बात सुने अभय चला गया। अभय को जाते देख रूही अपने मन में बोली, पता नहीं भगवान अब कौन सा युद्ध छिड़ने वाला है। कहीं ये अभय का बच्चा वानू के लिए जीजू से लड़ने ना लगे। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कहकर रूही फौरन से किसी को कॉल लगाने लगी। दूसरी ओर सोम के केबिन में मीरा कॉफी बनाकर अंदर लाई। लगभग पटकते हुए सोम की टेबल पर रख दिया। मीरा के ऐसे करते ही सोम, जो अपनी फाइल पढ़ने में बिजी था, वो बिचक गया। वो मीरा पर चिल्लाने वाला था कि तभी उसने मीरा का गुस्से से भरा चेहरा देख लिया, जिसे देखते ही सोम का सारा गुस्सा हवा हो गया। तभी मीरा अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाकर बड़े प्यार से बोली, सर आपकी कॉफी। मीरा को इतने प्यार से बोलते देख सोम चौंक गया, लेकिन मीरा की आगे की बात सुनकर उसकी आंखें छोटी हो गई। मीरा आगे बोली, या फिर मेरा खून पीने का विचार है आपका? इससे पहले सोम मीरा को कुछ कह पाता उसका फोन बजने लगा। सोम ने एक नजर मीरा को देखा, फिर कॉल उठाकर बात करने लगा। कुछ देर बात करने के बाद सोम ने औक कहकर कॉल रख दिया। खड़ी हो सामने रखी फाइल उठाकर मीरा से बोला, मीरा जी अब मेरा कॉफी पीने का कोई इंटेंशन नहीं है तो इसे आप ही पिए। इतना कहकर सोम चला गया। मीरा अपने पैर पटकते हुए खुद से बोली, जब कॉफी पीनी ही नहीं थी बनवाई क्यों? अकड़ू कही के, और कॉफी कप उठाकर गुस्से में कॉफी पीने लगी। दूसरी ओर आकाश के केबिन में आकाश और अभय दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और बिना पलके एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। जैसे उनका बस चलता तो सामने बैठे इंसान को अभी के अभी दुनिया से गायब करवा देते। लेकिन अफसोस दोनों ही ऐसा नहीं कर सकते थे। अभय आकाश को देखते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, मिस्टर आकाश रघुवंशी, मुझे अचानक से यहाँ कैसे बुलाना हुआ? जिस पर आकाश ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अभय के होश उड़ गए। ऑडियो बाय साकिल JX07। आकाश के केबिन में आकाश और अभय दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और बिना पलके एक दूसरे को घूरे जा रहे थे।
जैसे उनका बस चलता तो सामने बैठे इंसान को अभी के अभी दुनिया से गायब करवा देते। लेकिन अफसोस दोनों ही ऐसा नहीं कर सकते थे। क्योंकि एक वाणी का पति था तो दूसरा उसका दोस्त। अगर अभय आकाश को कुछ करता तो वाणी उससे नफरत करने लगती। और अगर आकाश अभय को कुछ करता तो वाणी उससे गुस्सा हो जाती। इसलिए दोनों ही एक दूसरे को वाणी के लिए झेल रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा। दोनों में अभी आंखें ही आंखों में जंग चल ही रही थी कि तभी सोम बिना डोर को नोक किए केबिन में आ गया। जब उसने अपने सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। क्योंकि उसके सामने दो दुश्मन एक साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे, वो भी हंस हंस कर। जब सोम ने ये देखा तो अपनी आंखों को मलने लगा। सोम अपनी आंखों को मलते हुए खुद से बोला, कहीं मैं दिन में सपना तो नहीं देख रहा। आंख मलने के बाद सोम ने दोबारा से सामने देखा तो अभी भी दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जिसे देख सोम बोला, ये क्या अपने दुश्मन को भागने के बजाय से आदमी इसके साथ ही हंसी ठिठोली करने में तुला है। कहकर सोम अभय और आकाश को देखता है। दोनों को साथ देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले ही दोनों एक दूसरे को दुश्मनों की तरह देख रहे थे, जैसे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। सोम बार बार अपनी आंखें मलते देख आकाश उससे बोला, क्या तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया है जो बार बार अपनी आंखें मल रहे हो? सोम आकाश की आवाज सुनकर अपने होश में आया। सोम चलकर आकाश के सामने खड़ा हो गया। वो कभी आकाश के चेहरे को देखा तो कभी अभय के, जिसे ऐसे करते देख अब दोनों इरिटेट हो चुके थे। अभय सोम से बोला, क्या तुम हमें उल्लुओं जैसे देखना बंद करोगे? जिसे सुनकर सोम झेप गया। सोम बोला, आज आप दोनों की तबीयत ठीक तो है ना? जिस पर आकाश अपनी भौहें सिकोड़कर बोला, हमें क्या होगा? सोम बोला, नहीं, वो तुम दोनों को ऐसे हंस हंस कर बात करते देखा तो मुझे ये हजम नहीं हुआ। अभय ने घूर कर सोम की देखा, फिर कहा, अपनी बकवास बंद करो। उसके बाद आकाश सोम के हाथ से फाइल लेकर उसे खोलकर अभय के साथ बिजनेस की बातें करने लगा। दोनों को इस वक्त कोई देखता तो यही कहता कि दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों को बात करते देख सोम खुद से बोला, ये दो दुश्मन दोस्त कैसे बन गए? पता लगाना होगा। सोचते हुए सोम बिना कुछ बोले केबिन से बाहर चला गया। जिसे जाते देख अभय ने आकाश से सवाल करते हुए पूछा, इसे क्या हुआ? आकाश बोला, उसे इग्नोर करो। वो कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। तो तुम क्या कहते हो, डील पक्की? जिस पर अभय मुस्कुराहट के साथ बोला, पक्की, और इसी के साथ हमारी दोस्ती भी। इतना कहकर दोनों ने हाथ मिलाया। वहीं दूसरी ओर सोम बदहवास होकर आकाश के केबिन से बाहर निकला। उसे अभी भी आकाश और अभय को साथ देख भरोसा नहीं हो रहा था। सोम ने अपने सामने ध्यान नहीं दिया और सीधे जाकर आदि से टकरा गया। आदि, जिसका दिमाग पहले से ही खराब था, वो गुस्से में सोम के ऊपर भड़कते हुए बोला, अबे अंधा है क्या, देखकर नहीं चल सकता? मेरा सर फोड़ दिया। आदि को ऐसे गुस्से में देख सोम को कुछ अजीब लगा। सोम आदि को ऊपर से नीचे तक देखता है। जिसे देखने के बाद सोम बोला, तेरा किसी से झगड़ हुआ है क्या? आदि झुंझलाकर बोला, हाँ हुआ है, तुझे इससे क्या? आदि खुद से बड़बड़ाकर बोला, साला पता नहीं इन लड़कियों का कुछ समझ नहीं आता। वो किसी लड़के से बात करे तो नॉर्मल, लेकिन अगर हम लड़के किसी लड़की से बात करना तो दूर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले तो प्रॉब्लम। उनकी बातें सोच सोचकर तो मेरा सर फटा जा रहा है। आदि को खुद से बड़बड़ाते देख सोम बोला, क्या रूही से तूने झगड़ा किया? आदि गुस्से में बोला, अरे मैं कहाँ करता हूँ झगड़ा, हर बार वही शुरू करती है और मुझे सुनाकर चली जाती है। अब सोम आदि के कंधे थपथपाकर बोला, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ।
लेकिन हम पति इसे सहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तभी सोम को आकाश की याद आई। सोम बात को बदलते हुए बोला, तू ये सब छोड़ और ये बता, क्या तुझे पता है वो अभय राणा हमारे ऑफिस आया है। अभय का नाम सुनते ही आदि को फिर से गुस्सा आने लगा। आदि बोला, सारे फसाद की जड़ यही अभय राणा है। मेरा बस चलता तो उसे दुनिया से गायब करवा देता। आदि को इतने गुस्सा करते देख सोम उसे समझाते हुए बोला, शांत गदाधारी भीम शांत। आदि बोला, अरे ऐसे शांत हो जाओ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। मैंने बस इतना कहा कि अभय को तुम लोगों ने जाने से क्यों रोका, बस उसी बात से मुझसे नाराज हो गई। सोम बोला, अच्छा तुझे पता है अभय और आकाश अब दोनों एक साथ हाईवे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। सोम की बात सुनते ही आदि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या? आदि की बात सुन सोम शांत आवाज में बोला, हाँ, और उससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज ये है कि दोनों एक दूसरे से हंस हंसकर बात कर रहे थे। सोम की बात सुनते ही आदि को दूसरा झटका लगा। उसके बाद सोम ने आदि को सारी बात बता दी, जिसे सुन आदि ऐसे खामोश हुआ जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। आदि को ऐसे देख सोम इसके कंधे पकड़ कर हिलाता है, जिससे आदि होश में आया। आदि अपने होश में आते ही सोम से बोला, क्या तूने अभी जो कहा वो सच है? सोम अपने गले पर हाथ रखकर बोला, आई शपथ, जिसे सुन आदि की हैरानी का ठिकाना नहीं था। आदि बोला, ये आकाश को पागल हो गया है जो अपने ही लव राइवल से दोस्ती कर रहा है। उसे इस बात का भी डर नहीं कि वो आगे चलकर कहीं उसे परेशान न करे। जिस पर सोम बोला, अब तो वो उससे मिलकर ही पता चलेगा। शाम को 6 बजे ऑफिस की छुट्टी होते ही सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। आकाश और अमन पहले ही पैलेस के लिए निकल चुके थे। रूही आदि से नाराज थी, इसलिए वो उसके साथ नहीं गई। वही मीरा सोम के ऊपर नजर रखे हुए थी क्योंकि उसे सुबह वाली बात लेकर टेंशन हो रही थी। मीरा अभी पार्किंग एरिया में खड़ी थी। तभी रूही मीरा के पास आई और बोली, ओए हमारा काम हो गया है, अब चल, हमें पैलेस भी चलना है। रूही की बात सुन मीरा जल्दी से बहाना बनाते हुए बोली, वो मुझे ना मार्केट में कुछ काम है, एक काम करो तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। रूही मीरा से कुछ कहना चाहती थी लेकिन मीरा ने उसकी एक बात नहीं सुनी। तभी उसकी नज़र सोम की का पर गई, जो पार्किंग एरिया से बाहर निकल रही थी। जिसे देखते ही मीरा फौरन से कार में बैठी और कार स्टार्ट करते हुए रूही से बोली, रूही आज तुम जीजू के साथ चली जाओ प्लीज। ओक बी। इतना कहकर मीरा बिना रूही की बात सुने कार लेकर वहां से निकल गई। रूही अवाक होकर मीरा को जाते हुए देख रही थी। मीरा के जाने के बाद उसका मुंह बन गया। वही दूर का में बैठा आदि उसे देखकर उसके मजे ले रहा था। रूही को नजर जैसे ही आदि के ऊपर गई, आदि ने अपनी हंसी छुपाकर सीरियस फेस बना लिया। रूही ने घूरकर आदि को देखा, फिर अपने मन में बोली, क्या करूं, इनके साथ जाऊं या नहीं। तभी आदि ने रूही के सामने अपनी कार लाकर रोक दी और बोला, बैठ जाओ। रूही मुंह बनाकर कार में बैठ गई, जिसे देख आदि के चेहरे पर हल्की से मुस्कान आ गई। तभी रूही आदि की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए बोली, आपके साथ जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया। मैं अभी अभी आपसे नाराज हूँ। रूही की बात सुनकर आदि के गहरी सांस ली और खुद को शांत करके बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता है, पूरी नमूना है। कहकर कार स्टार्ट करके चला गया। दूसरी ओर मुंबई की सड़कों में मीरा सोम की कार का पीछा कर रही थी, जिस बारे में सोम को पता था। सोम अपनी कार के बैक व्यू मिरर से मीरा की कार को देखते हुए तिरछी मुस्कान लिए खुद से बोला, है मेरी छोटी चुहिया अब मेरी जासूसी भी करने लगी। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम ऐसा करती हो।
कुछ ही समय चलने के बाद सोम की कार एक बड़े से मॉल के सामने आकर रुकी। सोम को मॉल के सामने रुकते देख मीरा खुद से बोली, अच्छा तो मॉल में मिलने का प्लान बनाया है इनने और इनकी बेबी ने। फिर मीरा गुस्से में बोली, एक बार दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूं फिर बताती हूँ मैं हाल करूंगी कि दोबारा चीट करना भूल जाएंगे। तभी सोम की कार का गेट खुला और सोम कार से बाहर निकला। सोम को देखते ही मीरा सीट के नीचे छिप गई कि कहीं उसे सोम देख न ले। वहीं सोम मीरा की कार देखकर मुस्कुराया, फिर मॉल के अंदर चला गया। सोम के अंदर जाते ही मीरा भी मॉल के अंदर चली गई और अंदर जाकर सोम को ढूंढने लगी। मॉल काफी बड़ा था और वहां भीड़ भी थी। मीरा चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर सोम को ढूंढ रही थी। तभी वहां उसकी नजर किसी जाने पहचाने शख्स पर पड़ी, जिसे देख मीरा खुद से बोली, ये डाकिनी यहाँ क्या कर रही है और उसके साथ वो आदमी कौन है। मॉल में मीरा को तनु दिख गई थी, वो भी किसी आदमी के साथ जिसकी उम्र 40 साल थी। उस आदमी ने तनु को उसकी कमर से पकड़ रखा था। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि दोनों एक दूसरे के कितने करीब होंगे। दोनों हंस हंसकर बातें कर रहे थे। मीरा आदमी का चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसने खुद से कहा, ये तनु तो कह कर गई थी वो अपने कॉलेज ट्रिप पर एक हफ्ते के लिए जा रही है, तो फिर ये किस आदमी के साथ यहाँ घूम रही है। मीरा अभी सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र गिफ्ट शॉप के अंदर जाते हुए सोम दिखा। सोम को देख मीरा तनु के बारे में भूल सोम के पीछे चली गई। मीरा जब तक सोम के पास पहुंचती सोम वहां आ गिफ्ट लेकर जा चुका था। मीरा वहां जाकर पूछती एक आदमी से है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ हैंडसम आदमी आए थे वो क्या लेकर गए। जिस पर शॉप ओनर ने कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर मीरा की आंखें बड़ी हो गई। आकाश और अभय की दोस्ती का राज क्या है? क्या सोम मीरा को धोखा दे रहा है? तनु किस आदमी के साथ घूम रही थी, वो भी सबसे झूठ बोलकर? आखिर सोम क्या लेकर गया था शॉप से? ऑडियो बाय साकिल JX07। मीरा जब तक सोम के पास पहुंचती सोम वहां आ गिफ्ट लेकर जा चुका था। मीरा वहां जाकर पूछती एक आदमी से है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ हैंडसम आदमी आए थे वो क्या लेकर गए। जिस पर शॉप ओनर ने कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर मीरा की आंखें बड़ी हो गई। मीरा शॉप ओनर को घूर कर देखा। मीरा गुस्से करती हुई बोली, ओ हेलो, हम क्या आपको कोई एरा गैरा दिख रहे हैं? और काइंड योर इन्फॉर्मेशन, अभी जो आदमी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए वो हमारे हस्बैंड है। आदमी ने मीरा की बात सुनी तो वो डर गया, क्योंकि वो पहले से ही सोम को जानता था। इसलिए आदमी मीरा से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी मैम, हमें पता नहीं था कि आप सर की वाइफ है। लेकिन मीरा तो अभी भी उस आदमी को गुस्से में देख रही थी, क्योंकि उसने मीरा के कपड़ों को उसे नॉर्मल लड़की समझ लिया था। जब मीरा ने उससे सोम के बारे में पूछा तो वो मीरा से बदतमीजी करने लगा, लेकिन अब उसे अपनी की हुई गलती का पछतावा हो रहा था। मीरा सामने खड़े आदमी को घूर कर देखा, फिर बोली, अब बताने का कष्ट करेंगे कि वो यहाँ से क्या लेकर गए। मीरा की बात सुनकर आदमी डरते हुए बोला, मैम सर रोज बुके और एक बड़ा सा टेडी लेकर गए हैं, और हाँ, उनके हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स भी था। आदमी की बात सुनते ही मीरा परेशान होकर अपने मन में बोली, कहीं सच में उनका किसी और लड़की के साथ चक्कर नहीं चल रहा। अगर ऐसा हुआ ना तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सोचते हुए मीरा शॉप से बाहर निकल गई। मीरा इस वक्त बहुत गुस्से में थी। मीरा को जाते देख शॉप ओनर ने चैन की सांस ली। उसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा। मीरा जा चुकी थी, जिसके बाद आदमी ने किसी को कॉल किया,
दो रिंग जाते ही फोन के दूसरी तरफ से किसी आदमी की सर्द आवाज आई। काम हुआ। आवाज सुनकर शॉप ओनर को ठंडा पसीना आने लगा। उसने हिम्मत करके कहा, जी जी सर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही मैडम से कहा। शॉप ओनर की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ आदमी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। तभी उसे शॉप ओनर की आवाज सुनाई दी। वो डरते हुए बोला, सर मैडम बहुत गुस्से में थी। आदमी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। सोम अपनी कार में बैठा अपने हाथ में पकड़े फोन को देखकर मुस्कुरा रहा था। सोम खुद से मुस्कुराते हुए बोला, लेट्स प्ले बेबी डॉल। सोम की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बड़ा करने वाला हो। वहीं मीरा गुस्से में मॉल से बाहर निकल आई। मीरा खुद से बड़बड़ रही थी, आज तक हमारे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं लिया। जब भी कुछ कहते तो बात टाल देते, और अब देखो ना जाने किस चुड़ैल के लिए पैसे उड़ाए जा रहे हैं। बस एक बार वो हमारे हाथ लग जाए, फिर हम बताते हैं उन्हें। मीरा खुद से बात करते हुए आ रही थी। वो अभी पार्किंग एरिया में पहुंची थी कि उसकी नज़र सोम की कार पर पड़ी, जो मॉल से बाहर जा रही थी। जिसे देखते ही मीरा की आंखों में चमक आ गई। मीरा जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठी और सोम की कार का पीछा करने लगी। कुछ ही देर में सोम की कार बड़े से 7 स्टार होटल के अंदर चली गई। मीरा ने जब ये देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। मीरा ने देखा सोम अपने हाथ में सामान लिए होटल के अंदर जा रहा था। वो भी छिपकर सोम के पीछे पीछे चली गई। मीरा होटल के अंदर पहुंची ही थी कि उसे एक गार्ड ने रोक लिया। मीरा जो पहले से गुस्से में थी वो गार्ड को देखकर बोली, अब आपका क्या है? गार्ड मीरा को देखकर बोला, सॉरी मैम, पर आप अंदर नहीं जा सकती। मीरा ने गार्ड की बात सुनी और उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे उसका बस चलता तो अभी उसकी पिटाई कर देती। मीरा ने अपनी गुस्से को काबू किया, फिर अपने चेहरे पर जबरदस्ती वाली मुस्कान लाकर बोली, और हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? मीरा ने इतने प्यार से कहा था कि गार्ड भी स्पीचलेस होकर मीरा को देखने लगा। मीरा अभी गार्ड के जवाब का वेट कर रही थी कि तभी होटल के मैनेजर की आवाज आई। क्या चल रहा है यहाँ? मैनेजर को देखकर गार्ड और मीरा दोनों का ध्यान मैनेजर की तरफ गया। मीरा ने देखा 50 साल का आदमी उसके सामने अदब से खड़ा था। मैनेजर ने पोलाइट होकर मीरा की तरफ देखकर बोला, एनी प्रॉब्लम मैम? मीरा गार्ड की तरफ इशारा करके बोली, ये आप अपने गार्ड से पूछिए, ये हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। कहकर मीरा सामने खड़े गार्ड को घूरने लगी। तभी मैनेजर मीरा प्यार से बोला, वी आर सॉरी मैम, उसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। फिर गार्ड की तरफ देखकर थोड़े गुस्से में बोला, और तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैम को सॉरी कहो और जाओ। उसके बाद मैनेजर ने गार्ड की कुछ इशारा किया जिसे मीरा नहीं देख पाई। इशारा पाते ही गार्ड ने मीरा की सॉरी कहा और वहां से चला गया। गार्ड के जाने के बाद मैनेजर मीरा से पूछता है, मैम क्या मैं आपकी और कोई हेल्प कर सकता हूँ? मैनेजर की बात सुन मीरा की सोम का ख्याल आया। मीरा मैनेजर से बोली, जी क्या आप मुझे बता सकते हैं मिस्टर सोम ठाकुर किस रूम में है? मीरा की बात सुनते ही मैनेजर मुस्कुराकर बोला, शो मैम। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उससे कुछ बात की, जिसके बाद मैनेजर मीरा के पास आया और बोला, मैम मिस्टर ठाकुर रूम नंबर 345 में है, 5 फ्लोर पर। मीरा ने मैनेजर से थैंक यू कहा, फिर लिफ्ट की तरफ जाने लगी। मीरा के लिफ्ट में एंटर करते ही मैनेजर ने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया और बोला, सर आपका काम हो गया। इतना कहकर मैनेजर ने कॉल काट दिया और मुस्कुराहट के साथ लिफ्ट की तरफ देखने लगा। दूसरी ओर मीरा 5th फ्लोर पर पहुंची और रूम नंबर 344 ढूंढने लगी।
कुछ ही देर में उसे रूम नंबर 345 मिल गया। मीरा बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मीरा ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए खुद से कहा, हे भगवान, प्लीज मेरे प्यार को मुझसे दूर मत करना, क्योंकि मैं उन्हें किसी के साथ नहीं देख सकती। मारे ने एक लंबी सांस लेकर डोर नॉक किया, लेकिन ये क्या डोर 2 पहले से खुला था, जिसे देख मीरा हैरान थी। तभी उसे कमरे के अंदर से किसी की जानी पहचानी आवाज आने लगी, जिसे सुनते ही मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। मीरा अपने कांपते हाथों से दरवाजा खोलती है। जैसे ही उसने कमरे के अंदर का नजारा देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मीरा किसी मूर्ति की तरह दरवाजे पर खड़ी थी। वहीं दूसरी ओर रघुवंशी पैलेस में रात को 8 बजे सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय मीरा और सोम के। वाणी ने जब मीरा और सोम को गायब देख तो वो बोली, मीरा और सोम भाई कहाँ है कि वो ऑफिस से नहीं आए। जिस पर रूही ने खाना खाते हुए कहा, वो मीरा कह रही थी उसे कुछ काम है, शायद इसलिए लेट हो गई हो। तभी अमन बोला, सोम भाई भी किसी क्लाइंट से मिलने गए हैं, इसलिए वो डिनर बाहर से ही करके आएंगे। जिस पर वाणी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अभी भी मीरा की फर्क हो रही थी, जिसे सबने नोटिस किया था। नित्या, जो कि अभय के बगल में बैठी खाना खा रही थी, वो वाणी को समझाते हुए बोली, वानु, मीरा कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकती है, इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो। वाणी ने अपना सर हिला दिया। तभी बात को बदलते हुए अभय वाणी से बोला, वैसे चांद, आज तुम्हारी पिशाचनी माँ दिख नहीं रही, कहीं तुमने उसे यहाँ से उठाकर बाहर तो नहीं फेंक दिया। अभय की बात पर वाणी पछताते हुए बोली, काश मैं ऐसा कर पाती। खैर, वो अपनी किसी दोस्त से मिलने गई है और 2 दिन बाद ही वापस आएगी। जिसे सुन रूही और अमन एक साथ बोले, अच्छा है, कम से कम तब तक सब सुकून से तो रहेंगे। रूही और अमन की बात सुन सभी उन दोनों की तरफ देखने लगे, लेकिन कुछ देर की खामोशी के बाद सभी एक साथ ठहाके मारकर हंसने लगे। हा हा हा। सिर्फ वाणी, आकाश और अभय को छोड़कर तीनों ही ऐसे बकवास जोक पर हंसकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद सभी हॉल में बैठे थे। जैसे कि सबकी आदत थी, डिनर के बाद सभी 1 घंटे तक हॉल में बैठकर अपनी पर्सनल और ऑफिस की बातें करते थे। इस वक्त अवी और अवनी भी सभी के साथ थे। सब अपनी बातों में मगन थे कि तभी अमन अवी को देखते हुए बोला, वैसे साली साहिबा, आपको क्या लगता है ये छोटा पिल्लू बड़ा होकर किसके जैसा होगा? अमन की बात सुन रूही और बाकी सब उसे घूर कर देखने लगे। तभी बूझो, जो फर्श पर खेल रहा था, वो अमन के पैर पकड़कर उसे खींचने लगा। अमन ने जब देखा तो वो बूझो से अपनी पेंट छुड़ाते हुए बोल रहा था, अरे काले पिल्ले, क्या मेरी पेंट फाड़कर मानेगा, छोड़ उसे। अमन की बात सुन बूझो अपनी खतरनाक आंखों से, जो कि इस वक्त उसे और क्यूट बना रही थी, उसने घूरने लगा और साथ में वो अमन पर गुर्रा भी रहा था। जिसे देख अमन चिढ़ते हुए बोला, यार काले बिल्ले, तेरी परेशानी क्या है, जब देखो मैं पूछे पड़ा रहता है, कभी मेरे जीते तो कभी मेरी पेंट काट डालता है, बड़े होकर किसी दिन मेरी गर्दन ना काट दियो। जिसे सुन वहां सभी को हंसी आ गई। वही अमन का मुंह बन गया। बुझो ने अभी तक अमन की पेंट नहीं छोटी थी, जिसे उसके पेंट पर बूझो के दांत से छेद हो चुका था। तभी वाणी बूझो से बोली, बेबी छोड़ दो अंकल को, इट्स बैड मैनर्स। वाणी के इतना कहते ही बूझो ने अमन का पैंट छोड़ दिया और उसे गुर्राने लगा, जैसे उसे धमकी दे रहा हो। वहीं अमन तो शौक था। वो बोला, आज का पेंट मिलाकर इस काले पिल्ले ने अब तक मेरे 10 पेंट खराब कर दिए।
अगर ये ऐसा ही करता रहना तो एक दिन मैं इसके सारे दांत निकालकर उन्हें बेच दूंगा। फिर पीते रहियो अपने मुंह में स्ट्रो लगाकर दूध। फिर सब तुझे बिना दांत वाले ब्लैक पैंथा बोलेंगे। सभी ने अमन को घूर कर देखा तो अमन सबको अपनी बत्ती सी दिखाने लगा और वही खेल रहे स्त्रोई को अपनी गोद में उठा लिया। फिर अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, सफेद पिल्ले देखो, यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब उस काले पिल्ले के लिए, सभी मुझे ही डांट रहे हैं। अमन की बात सुनकर सब हैरान थे। सभी अपने मन में बोले, अब हमने इसे क्या कह दिया। बाकी सब तो हैरानी से अमन की एक्टिंग देख रहे थे। वहीं अमन की गोद में बैठा स्त्रोई भी अजीब से मुंह बना रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अमन की बातों से इरिटेट हो रहा था। दूसरी ओर मीरा दरवाजे पर खड़ी कमरे को देख ही रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमर के अंडा खींच लिया और बिना मीरा को मौका दिया इसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर इसे किस करने लगा। क्या मीरा किसी खतरे में है? और किसने मीरा को कमरे के खींचा? बूझो अमन से नाराज क्यों हो गया कि उसने उसकी पेंट ही फाड़ दी। क्या करेगा स्त्रोई अमन की बातों से इरिटेट होकर। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। सभी ने अमन को घूर कर देख रहे थे तो अमन सबको अपनी बत्ती सी दिखाने लगा और वही खेल रहे स्त्रोई को अपनी गोद में उठा लिया। फिर अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, सफेद पिल्ले देखो, यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब उस काले पिल्ले के लिए, सभी मुझे ही डांट रहे हैं। अमन की बात सुनकर सब हैरान थे। सभी अपने मन में बोले, अब हमने इसे क्या कह दिया। बाकी सब तो हैरानी से अमन की एक्टिंग देख रहे थे। वहीं अमन की गोद में बैठा स्त्रोई भी अजीब से मुंह बना रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अमन की बातों से इरिटेट हो रहा था। आखिर में स्त्रोई अमन की गोद से निकलकर भागकर वाणी के बाद चला गया, जिसे देख अमन का मुंह बन गया। अमन बच्चों जैसे मुंह बनाकर बोला, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। जिसे सुन आदि अमन का मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई इज्जत मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। तभी आकाश बोला, शट अप। जिसे सुन सभी शांत हो गए। दूसरी ओर होटल में मीरा दरवाजे पर खड़ी कमरे को देख ही रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमर के अंडा खींच लिया और बिना मीरा को मौका दिया इसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर इसे किस करने लगा। अचानक से हुए इन सब के कारण मीरा का दिमाग ब्लैक हो गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने सामने दो जोड़ी जानी पहचानी आंखें देखी, जिसे देख मीरा हैरान रह गई। मीरा खुद को छुड़ने के लिए स्ट्रगल करने लगी, लेकिन उसके सामने वाला शख्स मीरा से ज्यादा ताकतवर था। आखिर में जब वो मीरा से इरिटेट हो गया तो उसने मीरा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर कर दिया। मीरा की पेशेंटली किस करने लगा। वो मीरा को किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे मीरा के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई, जो उसके मुंह में ही रह गई। उन्हें किस करते हुए 15 मिनट हो गए। अब आदमी के हाथ मीरा की कुर्ती के अंदर उसके पेट पर चल रहे थे, जिससे मीरा को गुदगुदी लग रही थी। उसके पूरे शरीर में हलचल मचने लगी। मीरा को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, लेकिन उसके सामने वाला इंसान मीरा के होठों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, जिससे गुस्सा होकर मीरा ने उसके होठ पर जोर से बाइट कर दिया। मीरा ने उसे इतनी जोर से बाइट किया था कि उसके होठ से खून निकलने लगा। दर्द के कारण उसने मीरा के होठ छोड़ दिए और मीरा को घूर कर देखने लगा। मीरा भी अपने सामने खड़े आदमी को घूर रही थी। तभी आदमी मीरा से बोला, ये क्या था बेबी। मीरा ने घूरकर सामने खड़े आदमी को देखा, जो गुस्से में मीरा को देख रहा था, लेकिन मीरा को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा। मीरा आदमी को घूरते हुए बोली, हमारी छोड़िए, आप बताइए ये सब क्या है।
मीरा गुस्से में अपने सामने खड़े आदमी से कह रही थी जो कि सोम ही था। मीरा का इशारा पाकर सोम ने एक नजर पूरे कमरे में दौड़ाई, जिसे देख उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। सोम मीरा की कमर पकड़ उसे खुद से लगाते हुए बोला, ओ ये सब। फिर मीरा को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाकर उसके ऊपर लेटते हुए बोला, वो क्या है, मेरी बेबी मुझसे रूठ गई है तो बस उसे मनाने के लिए ही मैंने ये सब प्रिपरेशन की। अब इतनी आसानी से तो वो मानने नहीं वाली थी, इसलिए सोचा टोटा रोमांटिक ट्राई करे। कहते हुए सोम मीरा के ऊपर धीमे धीमे झुक रहा था, जिसे देख मीरा की आंखें बंद हो गई। उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। मीरा बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। सोम जैसे ही मीरा के होठों पर दोबारा से अपने होठ रख उसे किस करने वाला था कि मीरा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और सोम को अपने ऊपर से धक्का दे दिया और खुद उठकर बैठ गई। मीरा के ऐसे करते ही सोम बेड से नीचे गिर गया। उसकी कमर पर चोट आ गई। सोम दर्द से करहाते हुए अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, है रे, मेरी कमर तोड़ दी। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे भी कोई धक्का देता है क्या? सोम की बात सुन मीरा खुद से बड़बड़ाए, और हर रात जो आप मेरी कमर तोड़ते हैं उसका क्या? तब मेरा ख्याल नहीं आता। मीरा को खुद से बड़बड़ाते देख सोम ऊंची आवाज में बोला, अब क्या मंत्र पढ़ रही हो? तभी मीरा सोम की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, कहाँ है वो चुड़ैल जिसके साथ आप यहाँ गुलछर्रे उड़ाने आए हैं? ये चुड़ैल निकल बाहर, आज तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। कहते हुए मीरा पूरे रूम से लड़की को ढूंढने लगी। मीरा कभी सोफे के पीछे देखती तो कभी बेड के नीचे, कभी पर्दों के पीछे तो बालकनी में। सोम मीरा को देख हैरान था। तभी मीरा बालकनी से रूम में अंदर आते हुए बोली, कहाँ छुपाकर रखा है आपने उसे, बताइए। फिर बाथरूम की तरफ इशारा करके बोली, कहीं उसे बाथरूम में तो नहीं छुपाकर रखा। फिर बाथरूम की तरफ जाते हुए खुद से बोली, अगर वो मुझे वहां मिली ना तो उसे मैंने बाथटब में डुबा के मारना है। सोम तो अभी भी फर्श पर बैठा मीरा को हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर वो अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हुआ और मीरा के पीछे बाथरूम में चला गया, जो सब जगह चेक कर रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। आखिर में मीरा ने गहरी सांस ली और सोम के अमन जाकर खड़ी होकर बोली, कहाँ है वो चुड़ैल जिससे मिलने आप यहाँ आए थे? सोम ने एक नजर मीरा को देखा, फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मीरा की पीठ सोम के सीने से चिपकी थी। तभी सोम ने मीरा को सामने लगे आईने की तरफ घुमा दिया और बड़े प्यार से बोला, ये रही मेरी प्यारी चुड़ैल जिससे मैं मिलने आया हूँ। कहकर सोम मीरा को सामने देखने का इशारा करता है। मीरा जैसे ही आईने में खुद को देखा, वो स्पीचलेस हो गई। अब उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा था, क्योंकि सोम ने ये सब उसके लिए ही किया था। ये सोच मीरा मन ही मन खुश होने लगी। लेकिन तभी सोम की बात सुनकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो घूर कर सोम को देखने लगी। सोम मीरा के ऐसे घूरने से सोच में पड़ गया कि तभी मीरा गुस्सा करते हुए बोली, आपने मुझे चुड़ैल कहा? मैं आपको चुड़ैल लगती हूँ? जिसे सुन सोम सोच में पास गया और अपने मन में बोला, तुमने पहले खुद ही चुड़ैल कहा था। अपने ख्याल से बाहर आकर सोम मीरा से बोला, प्यारी भी तो कहा। इतना कहकर सोम मीरा को पलटकर उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर बोला, आज कोई बहस मत करना। मैं इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ, हमारी आज को रात हसीन बनाना चाहता हूँ। फिर हमें भी तो आकाश आदि और अमन को चाचा और हमारी सालियों को मौसी बनाना है। सोम की बात सुन मीरा के गाल शर्म से लाल हो गए। सोम जिसे देख मुस्कुराया। सोम से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मीरा के होठों पर अपने होठ रखे और उसे सॉफ्टली किस करने लगा।
जिसमें मीरा भी इसका पूरा साथ दे रही थी। किस करते हुए सोम का एक हाथ मीरा की गर्दन पर तो दूसरा हाथ मीरा की कमर को सहला रहा था। सोम के साथ मीरा भी उसके साथ बहक रही थी। 15 मिनट की लोग किस के बाद सोम ने मीरा के होठों को छोड़ा। मीरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी कि सोम मीरा की कुर्ती इसके कंधे से नीचे सरका कर उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगा। मीरा के हाथ सोम के बालों पर चल रहे थे। कुछ ही देर में दोनों के सारे कपड़े नीचे दर्द पर पड़े थे। सोम ने शावर ऑन कर दिया, जिससे ठंडा पानी दोनों की गर्म बॉडी पर गिरने लगा, जिससे मीरा सिहर उठी। वही सोम मीरा को एक टक देख रहा था। उसके गोरे बदन में पानी की बूंदें मोती के समान चमक रही थी। सोम की नजरें अपने ऊपर महसूस करते ही मीरा के गाल और कान शर्म से लाल होने लगे। मीरा अपने हाथों से अपनी अपार बॉडी को छुपाने लगी। उसकी नजरें झुका हुई थी, जिसे देखते ही सोम के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। सोम मीरा के पास गया और उसके हाथ हटाते हुए बोला, तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही सब कुछ देख चुका हूँ और कर भी चुका हूँ। सोम की बेशर्मी भरी बातें सुन मीरा अपनी नजरें उठाकर सोम को देखने लगी। वहीं सोम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान देख मीरा अपने मन में बोली, लगता है आज मैं नहीं बचने वाली। मीरा बाथरूम से बाहर भगवा वाली थी कि तभी सोम मीरा को उसकी कमर से पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए बोली, बेबी इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो, अभी तो पूरी रात बाकी है और आई प्रॉमिस आज पूरी रात मैं तुम्हें सोने नहीं देने वाला। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, आज गिन गिन कर सब हिसाब लूंगा। आखिरी की लाइन सोम ने अपने मन में कही थी। सोम की धमकी सुन सुन मीरा की सांस उसके हलक में अटक गई। मीरा कुछ कर पति उससे पहले ही वो बेड में सोम के नीचे थी। मीरा सोम से कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगी। तभी सोम इसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, सिस आज तुम्हारी नहीं बस मेरी चलेगी और मेरे प्यार की। इसी के साथ सोम फिर से मीरा के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। किस करने के साथ साथ वो मीरा को पूरी बॉडी को सहला रहा था। उसके बाद सोम मीरा के गले, कॉलर बोन और क्लीवेज पर किस और बाइट करने लगा, जिससे मीरा के मुंह से आह निकल गई, जिसे सुन सोम और एक्साइटेड हो गया। धीमे धीमे उसका हाथ मीरा के नेवल पर था। सोम झुकाकर मीरा के पेट को चूमता है, जिससे मेरे चिहुक उठी। अब मीरा से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मीरा सोम को पलटकर खुद उसके ऊपर आ गई और सोम को किस और बाइट करने लगी। आधे घंटे बाद सोम मीरा को पलटकर उसके नीचे आ गया और उसमें समा गया। उसके ऐसा करते ही मीरा की दर्द भरी चीख गूंजी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। दोनों को सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी, जिन्हें अगर कोई सुन ले तो वो भी कामुक हो जाए। सोम और मीरा पूरी रात एक दूजे के साथ प्यार के गोते खाते रहे। लगभग 5 बजे सोम रुका। उसने देखा मीरा के पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जब तब मीरा थक हार कर सो चुकी थी, जिसे देख सोम रुक गया। उसके चेहरे पर सैटिस्फैक्शन था। सोम ने मीरा के माथे को चूमा और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर अपनी बाहों में भरकर सो गया। आगे की कहानी में क्या होगा, सुबह क्या होने वाला है, वाणी को जब पता चलेगा कि मीरा रात भर से गायब थी तब वो क्या करेगी, और तनु का क्या चक्कर है।